हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। दिस साइड से दिव्यांशु बांचल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सबको ज़िंदगी में बेहतरीन मस्त चल रहा है, बस पढ़ाई नहीं हो रही हमारी। इन लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले फटाफट 3 काम करना। पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज़ें बता दी गई, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। तो पहली चीज़ है उस वीडियो को देखे बिना इन लेक्चर्स को स्टार्ट मत करना, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक वगैरह मिल जाएगी, या फिर जो आप प्लेलिस्ट से अगर आए हो, प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो वो होगी, उसके बाद वाली ये वीडियो होगी। सिंपल। फिर दूसरी चीज़ है, वेट करो, फटाफट इसको सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देने वाला हूँ। पहला आइकन को प्रेस करो और लाइक किए बिना मत जाना इस वीडियो को, ठीक है? फटाफट ये 3 काम करो, ओके? सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सर मैराथन वगैरह और भी सारी चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है सर? ये दूसरा काम। तीसरा काम क्या बोला है सर? अपने दोस्तों को ये वीडियो को क्या करना है, अपने को अपने दोस्तों को क्या करो क्या करो क्या करो, शेयर कर देना, क्योंकि तुम्हारा भला हो रहा है, तुम्हारे दोस्तों का भी भला हो जाएगा, ठीक है? ये 3 काम सबसे पहले करना है, उसके बाद आके अपने को कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर ये समरी बुक है मेरी, अगर आपके पास समरी बुक नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाके आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ वगैरह में अगर आपको लेना है टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डला है। नहीं भी आ रही है समझ तो भाई लोग आप एक काम करना, सर क्या करना है, सर क्या करना है, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। 7999993161, ठीक है? इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है जो आपको करना है, ओके? चलो सर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं एबीसी एनालिसिस पे लेके आता हूँ। जो समरी बुक का एबीसी एनालिसिस मैंने दिया होता लास्ट वीडियो में, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर भी अपना डला हुआ है, तो ये हम समरी बुक से पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो समरी बुक के अकॉर्डिंगली, सर समरी बुक के अकॉर्डिंगली अपने को चलना है, ठीक है सर? चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ सर? सर सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ। सर क्यों पढ़ा रहे हो चैप्टर नंबर 1? बी कैटेगरी का चैप्टर है ये। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर कोई पहली बार इन लेक्चर को देख रहा है, कोई 2-3 बार देख चुका होगा, ठीक है? मतलब 2-3 बार मतलब पहले ऑडिट पढ़ा होगा, या फिर कोई ने ऑडिट आज तक नहीं पढ़ा होगा, तो वो आज पढ़ रहा होगा, ठीक है सर? तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 1 कवर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 2 कवर कराऊंगा। ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं। क्या है सर? बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम स्विच करेंगे चैप्टर नंबर 7, मतलब एक कैटेगरी वाली चीज़ों पर, ठीक है? तो मेरे को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने दो, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे। और आज तारीख है 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल है। 10-15 दिन लगेंगे, मैं सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा काम सिर्फ अभी ये बचा हुआ है कि लेक्चर्स को अपलोड करना है, ठीक है? रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर डालेंगे फटाफट। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करूँगा सारी की सारी चीज़ों को, फिर हम लोग याद भी करेंगे, ओके? क्लियर है? चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सर सबसे पहली चीज़ क्या है, ये आपकी बुक के हिसाब से क्या दे रखा हुआ है? नेचर, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। ये नाम है, तो नाम याद करना है, नहीं करना सर। तो सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ सर ऑडिट का मतलब क्या होता है। सर इन सिंपल लैंग्वेज ऑडिट का मतलब मैं बोल सकता हूँ चीज़ों को क्या करना, चेक करना। CHECKING, चेकिंग। सर आई होप आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही है, ठीक है? सर ऑडिट का मतलब होता है सर चेकिंग करना। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक लेवल से 20 से 25 घंटे में सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ओके? सर चेकिंग करना किस चीज़ की, एग्जाम्पल दो। सर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपकी मम्मा ने आपको बोला कि भाई जाओ मार्केट जाओ, 50 रुपये का नोट लेके जाओ, ठीक है सर? चले गए आप। क्या लेके आना है? 1 kg शुगर लेके आना है, 1 kg टी लेके आना है, 1 किलो शक्कर लेके आना है, 1 किलो चाय की पत्ती लेके आना है, ठीक है? सिंपल है, ये चीज़ आपको लेके आना है, ठीक है? आप लेने गए, आप लेने गए, लेने गए, लेने गए, ठीक है सर? आप लेने गए, कोई दिक्कत नहीं, लेने गए आप। 1 सेकंड का मेरे को टाइम दो, शायद आपको 1 सेकंड, जस्ट एक। ओके, हेलो हेलो, हाँ अब आपकी वॉइस बढ़ चुकी है, ठीक है? ओके, सब कुछ क्लियर है अब। चलो, आपकी मम्मा ने आपको भेजा और 20 रुपये का, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 20 रुपये का आपका, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई 20 रुपये का आपका शुगर आया, SUGAR, शुगर आया आपका 20 रुपीज़ का, ठीक है? आपकी TI आपकी कितने की आई? 20 रुपये की। मम्मा ने आपको कितना दिया था? 50 रुपये दिया था। ये हो गया हमारा 40 रुपये, ठीक है? बचा कितना? 10 रुपये आपका बचा हुआ, ठीक है? बैलेंस, ठीक है? मम्मा के लिए आप सामान लेकर आए, आप घर पे आ गए, मम्मा को आपने सामान दे दिया, ठीक है? मम्मा आप पे विश्वास तो करती नहीं है, नहीं करती भाई, तो नहीं करती। अब उसने क्या किया कि चेक किया 1 kg शुगर है कि नहीं, उन्होंने वेट किया, टी का वेट किया, पता पड़ा तुम चालू इंसान हो ना यार, 900 ग्राम लेके आ जाओ, इंसान तुम चालू हो, इसलिए मम्मा ने चेकिंग की, ठीक है? उसके बाद और तुमसे 10 रुपये भी वापस लिया, क्योंकि तुम्हें 50 रुपये दिया हुआ था।
और तुम्हारा बिल वगैरह भी चेक किया, टी का कितने का बिल है, शुगर कितने का बिल है, कितने रुपए केजी चल रही, मार्केट में भी फ़ोन लगा के पूछा उस दुकानदार को कि एक छोटा सा बच्चा आया होगा नन्ना मुन्ना 16 17 18 साल का, ठीक है, कितने सामान कितना लेके गया, 900 ग्राम तो लेके नहीं गया, सारी चीज़ें चेक की। इसको कहते हैं ऑडिट करना। सिंपल लैंग्वेज में, मेरी आपकी लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ ऑडिट करना, ठीक है, किताबी भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे हम इसको। भाई हमने किसी चीज़ का ऑडिट किया, किस चीज़ का, आपकी मम्मी ने आपका जब सामान लेके आया उस चीज़ का ऑडिट किया, उसको मैं ऑडिट बोलता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब बुकिश लैंग्वेज में बुक क्या कहती है? सर बुक बोलती है कि जैसे आप क्या बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो। बुकिश लैंग्वेज में मैं बात करूंगा, सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, सर क्या बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में सर क्या आता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको पता है कि क्या होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, ठीक है। आप बनाते हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते हो, सर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, कैश फ्लो, ठीक है, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, ये सारी चीज़ें बनाते हो। अब लॉ बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि तुम बनाते हो, ठीक है, तुम तो अपने हमेशा चाहोगे कम से कम प्रॉफिट दिखाना, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है तुम अच्छे से अच्छे कंप्लाइंस करो, हम एएस इंडियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम सारी चीज़ें फॉलो करो, फलाना ठिकाना ये सब चीज़ें करो, ठीक है। तो तुम तो कुछ भी प्रॉफिट बना दोगे, तुम कैसी भी बैलेंस शीट बना दोगे, कुछ भी कर सकते हो, फंड फ्लो कैश फ्लो कुछ भी कर दोगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला एक बंदा हम अपॉइंट करेंगे, वो बाहर वाला बंदा होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट बंदा होगा, तुम्हारी कंपनी का बंदा नहीं होगा। वो क्या करेगा, चीज़ों को चेक करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट चेक करेगा, नोट्स टू अकाउंट चेक करेगा। वो देखेगा कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है उस हिसाब से तुमने काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को वो बंदा क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको हम बोलेंगे ऑडिट करना, ठीक है, इनकी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में हम इसको ऑडिट करना बोलेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी चीज़ें समझ आएंगी, बार बार पढ़ रहे हैं, दूसरी तीसरी बार भी अगर आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो अब इनकी बुकिश लैंग्वेज में अपने को क्या याद करना है, सर ऑडिट का मीनिंग अभी मैंने आपको समझा दिया, ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेकिंग करना, ठीक है। अब आपको रटना है इस चीज़ को, क्या रटना है सर, कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, ओके। तो ऑडिट का मीन इन्होंने एज पर ऐसे 200 लिखा हुआ है। एज पर ऐसे 200 क्या होता है मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, अगली वीडियो में अगले चैप्टर में ऐसे क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। अभी के लिए इसको भले तुम काट दो, काटो मतलब काटो मत, बुक में मत काटना अपनी, बस यूँ ऐसे मैंने कर दिया। अभी अपन समझाएंगे कि ऑडिट क्या होता है, याद करना है इस चीज़ को। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मतलब बाहर का बंदा करेगा, कंपनी का बंदा नहीं करना चाह रहा है। अगर अपन बाहर से ऑडिट कराते, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोचिंग है, अगर मेरा ही बंदा, मेरा ही एम्प्लॉय चेक करेगा, दैट मीन्स मैं जिस हिसाब से चेकिंग चाहता हूँ कर देगा। इससे बेटर है बाहर का कोई बंदा है ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का, जैसे कि तुम बाहर के हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है, तो तुम आए, तुमने चीज़ों को चेक किया, फिर तुमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दी, तो गवर्नमेंट तुम्हारी रिपोर्ट पर विश्वास कर लेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, इंडिपेंडेंट बंदा एग्जामिन करेगा, किस चीज़ का करेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल एक होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आएगा, बहुत बार आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया जो पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को चेक करेगा, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यह एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, पैसे से रिलेटेड चीज़ों का इसको चेकिंग चलनी, किस इसकी कोई भी एंटिटी, एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। अब एनी एंटिटी में अपने को क्या लेना है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वह प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नहीं हो। प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब, और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब, प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब हमको पैसा कमाना है, सिंपल है, इसको मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलूँगा। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब होगा जो पैसा नहीं कमाती, मतलब एनपीओ, ट्रस्ट, मंदिर, ये पैसे कमाने के उद्देश्य से थोड़ी ना खोले जाते हैं, इसलिए बोलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनपीओ भी अगर है तो उसका भी अपने को ऑडिट करना है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। वो साइज और लीगल फॉर्म, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी कंपनी, हमें कोई मतलब नहीं है। लीगल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, लीगल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, लीगल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, समझाता हूँ भाई। इनकम टैक्स में तुमने पढ़ा होगा 7 तरीके के पर्सन होते हैं। सर थोड़ा सा इनकम टैक्स समझा दो ना, समझा रहा हूँ बाबा, टेंशन मत लो यार, अपन 20-25 घंटे में सब कंप्लीट कर लेंगे और सारी चीज़ें समझा भी दूंगा। इनकम टैक्स में 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, 7 पर्सन होते हैं, ठीक है सर, 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर, ओके। पहला कौन होता है सर, पहला होता है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है, पहला होता है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा
इंडिविजुअल, HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारा, क्या होता है, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है हमारा। चौथा होता है हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। फिर पांचवा होता है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फिर सिक्स होता है हमारा कंपनी, ठीक है, सिक्स होता है हमारा कंपनी। सेवेंथ होता है अपना पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इस तरीके से करके हमारे साइट 7 टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। ऐसे इनकम टैक्स के अंदर 7 तरीके के पर्सन बता दिए गए हैं, तो इन सबको ऑडिट कराना है। हाँ जी, अगर इनके क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, इनकम टैक्स बोलता है कि अगर इससे ऊपर तुम्हारी लिमिट जाती है तो तुम सबको कराना है। और कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि जितनी भी कंपनी है भारत देश के अंदर उन सबको ऑडिट कराना है। तो लॉ जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। सिंपल सिंपल, हाँ जी सर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सर ऑडिट क्या है, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म वगैरह हम चेक नहीं करेंगे, अगर लॉ में बोला है ऑडिट करना है तो करना पड़ेगा। और फिर लास्ट पॉइंट बोला है व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम ऐसा एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग वगैरह हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ओपिनियन किस टाइप के, कि भैया इसकी कंपनी में सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, अपना ओपिनियन देगा, ठीक है सर। इसको मैं बोलूँगा ऑडिट। सर इसको याद करना है, फटाफट याद करो। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ये आ सकती है, 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, MCQ वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो फटाफट याद करो, 4 लाइंस बता रहा हूँ। मेरी क्लास की विशेषता यही होगी कि मैं सारी चीज़ें आपको क्लासेस में ही याद कराता चलूँगा, ठीक है सर। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिंदास रहिएगा, आराम से पढ़ते चलिएगा। अपने को इस चीज़ को क्या करना है, याद करना है। आपको कम हो चुकी है इस चीज़ की। फिर से इसकी वॉइस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, चेकिंग चेकिंग, ओके। चलो ठीक है, इसकी वॉइस बढ़ तो चुकी है, ओके ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से। हेलो हेलो हेलो, ओके ओके, वॉइस परफेक्ट है। चलिए चलो चलो चलो, फटाफट याद करो ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन of entity, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, ठीक है। Audit is an independent examination of financial information, whether profit oriented or not, irrespective of its legal form or size, irrespective of its size or legal form, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted to express an opinion। इतना याद रखो, when such examination is conducted with a view to express an opinion, when such examination is conducted, when such examination is conducted with a view to express an opinion। आंख बंद करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको 2 से 3 बार रटो, आपका काम हो गया। मैं क्लास में ही सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। ये पहली चीज़ आपको याद हो गई होगी। दूसरी चीज़ सर, ये MCQ के लिए मैं आपको बताता हूँ। MCQ के लिए क्या है सर, ऑडिट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया हुआ है ऑडिट, जिसका मतलब है ऑर्डर, ठीक है। ऑडिट कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया हुआ है। MCQ के लिए इसको याद रखो, ऑर्डर, AUDIRE, ऑर्डर के लिए आया, ऑर्डर वर्ड है, मतलब ऑर्डर से ऑडिट बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लिसन और ईयर, सुनना, लिसन और ईयर, सुनना, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। सिंपल है, इतना याद किया, आगे बढ़ो। अब ये सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैंने इस पर लिखा भी है, ठीक है सर। व्हाट इज, हु इज ऑडिटर, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर मतलब चेक करने वाला कौन होगा। तो द पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट इज नॉन एज द ऑडिटर, जो बंदा ऑडिट कंडक्ट करेगा उसको मैं ऑडिटर बोलूंगा। द पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे। चलिए फिर से करते हैं, शायद वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। चलो, ऑडिटर कौन होगा, हु इज ऑडिटर, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमको समझना है, याद नहीं करना है, सिर्फ अपने को समझना है। ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर द पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट, जो बंदा ऑडिट कंडक्ट करेगा उसको मैं ऑडिटर बोलूंगा, ठीक है। ही मस्ट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, मतलब सिंपल सा बात है, इंसान की बात करें, एक इंसान होना चाहिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए, वही ऑडिट कर सकता है। कंपनी सेक्ट की अगर मैं बात करूँ, कंपनी सेक्ट बोलता है कि भैया CA तुमको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, ठीक है। और कॉस्ट ऑडिटर बोले तो तुम CMA, तुमको कॉस्ट ऑडिट करना है, ठीक है। सेक्रेटरी मतलब CS, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसको बोला सेक्रेटरी ऑडिट करना है। इन सब की लिमिट वगैरह दे दी गई है, कौन सी कंपनी को किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना,
अपन इस बैच को मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल बैच भी बोल सकते हैं इसको, तो क्रैश बैच भी बोल सकते हैं इसको अपन, रिवीजन बैच, कुछ भी नाम दे देना बस, ठीक है, अपने को याद करना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का स्कोप क्या होगा अपने को कितना, 3 वर्ड याद रखना है इस चीज़ में। ऑडिटर क्या करेगा, हमारा जो ऑडिटर है, जो चेकर है, वो क्या करेगा, 3 चीज़ करेगा। एसेस करेगा रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, एसेस करेगा रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। रिलायबल का मतलब क्या होगा सर, रिलायबल का मतलब होगा हमारा भरोसेमंद चीज़ों को उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहा हूँ, मेरे पास 1000 ट्रांजेक्शन है, हमारे पास 1000 ट्रांजेक्शन है, उसमें कुछ फेक इन्वॉइसेस भी दे रखे हैं, तो क्या हम फेक इन्वॉइसेस उठाएंगे कि नहीं, जो रिलायबल जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं वही वाले इन्वॉइसेस, वही सारी चीज़ों को उठाना है। और फिर दे रखा हुआ है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का मतलब है 1000 ट्रांजेक्शन थे एक कंपनी के टोटल, तो मैंने सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन को चेक किया, उसके बाद मैंने रिपोर्ट दे दी, तो क्या ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। उन्होंने बोला है कि अपने को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उठाना है, दैट मीन्स 1000 ट्रांजेक्शन है तो कम से कम 100 ट्रांजेक्शन तो चेक करो, क्वांटिटी में तो चेक करो, मतलब उसकी क्वांटिटी भी होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट चीज़ों को चेक करो। ऐसा नहीं कि 2-4 ट्रांजेक्शन चेक किया उसके बाद तुमने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो क्या बोला गया है स्कोप के अंदर कि ऑडिटर शुड एसेस करे रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इस चीज़ को याद करना है, एसेस करना है रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, जल्दी जल्दी याद करो, एसेस करना है रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, जो जो चीज़ याद करा रहा हूँ वो चीज़ करो, उसके बाद मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। पहली चीज़ है अपने कंप्यूटर में डाटा फीड करो, फिर इसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके बाद अपन बताएंगे। अगर मैं पहले ही बता दूँ कि भाई इस तरीके से प्रेजेंट करना है तो फिर कैसे होगा, पहले फीड करो फिर उसको अपन प्रेजेंट करना सिखा दो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, पहले अपन इसको डिलीट कर देते हैं कि ऑडिटर शुड डिटरमाइन करे, क्या करे सर, ऑडिटर शुड डिटरमाइन करे वेदर दी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या, अभी समझाया था मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट आएंगी तुम्हारी पूरी की पूरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा तुम्हारा, बैलेंस शीट आएगी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स आएगा, सब कुछ आएगा, वो सब चीज़ों को कंबाइन कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो बोला गया ऑडिटर डिटरमाइन करे क्या रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है कि नहीं, किस चीज़ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ और कह रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और चीज़ डाल दी, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन बैलेंस शीट में तुमने 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हो, तुम कुछ भी दिखा रहे हो, स्टॉक रिपोर्ट में 1 लाख का स्टॉक आ रहा था, तुमने बैलेंस शीट में 10 लाख का स्टॉक दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, तो ऑडिटर प्लीज़, बोला गया कि ऑडिटर तुम एक बार चेक कर लेना, डिटरमाइन कर लेना कि रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई हो, डिस्क्लोज मतलब शो हुई हो, किस चीज़ में शो हुई हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो सही सही चीज़ें वो डिस्क्लोज होना चाहिए, ऑडिटर तुम चेक कर लेना, ये तुम्हारा स्कोप है। फिर तीसरी चीज़ है ऑडिटर शुड एक्सरसाइज जजमेंट ऑन इट वर्क्स, ऑडिटर अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना जब आप काम कर रहे हो, सिंपल 3 चीज़ें अपने को याद करना है स्कोप ऑफ ऑडिट में। स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 चीज़ें याद करना है, पहली चीज़ याद करो फटाफट, ऑडिटर शुड एसेस करे रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑडिटर शुड एसेस करे रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर तुम्हें स्पीड स्लो लग रही हो तो तेज कर लेना, तेज लग रही हो तो कम कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ते बढ़ते दौड़ते दौड़ते आगे आगे फटाफट चला जाऊँ, नहीं, और या फिर बहुत स्लो पढ़ा दूँ, नहीं भाई। इसलिए स्पीड का तुम्हारे हाथ में है, तुम 1.5 पे भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे याद कराना है, याद कराने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन 20-25 आवर्स में आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ है ऑडिटर शुड एसेस करे रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ है ऑडिटर शुड डिटरमाइन करे वेदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शुड डिटरमाइन रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तीसरी चीज़ है ऑडिटर शुड एक्सरसाइज करे जजमेंट ऑन इट्स वर्ड्स, ऑन इट्स वर्क, ऑडिटर शुड एक्सरसाइज जजमेंट ऑन इट्स वर्क, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। सर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? सर बेसिक प्रिंसिपल देखो, अपनी ज़िंदगी का भी बेसिक प्रिंसिपल है भाई, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की मारे पीटी नहीं करना, ठीक है, किसी जीव को नहीं सताना, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल थे, जीवन के बेसिक सिद्धांत है हमारे। अब ऐसे ही बेसिक सिद्धांत हमारे ऑडिटर के भी होंगे, जो चेकिंग करने जाएगा उसके भी कुछ बेसिक सिद्धांत होंगे। तो सर बोला गया है डिस्कस दी बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ऑडिट को चलाते हैं, ऑडिट करवाते हैं, मतलब जी समझ रहे हो, सिद्धांत की बात करता है। ओके, तो ये आया हमारा दिसंबर 19 में 6 मार्क का आया हुआ है, मेमोरी टेक्निक भी मैंने दी हुई है, तो अपन याद भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। मेरी क्लास का एक बेनिफिट है कि मैं हाथों हाथ याद कराते जाऊँगा। ओके सर, अब पहली चीज़ है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होगा,
कॉन्फिडेंशियलिटी रखना। सर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होना है कि तुम्हारे क्लाइंट की बात तुम्हें किसी से भी नहीं कहना है। जो तुम्हारे क्लाइंट की जैसे इन्फॉर्मेशन है, भाई रिलायंस है, अगर मेरा क्लाइंट है, उसका कितना प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ काम होता है, ये मुझे किसी से नहीं कहना है। ये चीज़ होती है जैसे कि डॉक्टर है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, सर हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी का बेसिक प्रिंसिपल वो भी रखता है कि इसको जो परेशानी है अपने को किसी से नहीं कहना है। जैसे लॉयर होता है, तुम्हें कुछ ने क्राइम किया, तुमने कुछ भी प्रॉब्लम किया, कुछ भी किया, तो तुम्हारी बात सिर्फ तुम तक रहती है, वो किसी को शेयर नहीं करता। सिंपल है। ऐसा ही ऑडिटर के केस में भी होता है। अगर तुम ऑडिट कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसी को नहीं देना है। सिंपल, ठीक है? किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताना, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है? अब याद कैसे करना है बताऊंगा, टेंशन मत करो। पहले हेड पॉइंट पढ़ो, फिर मसाला पढ़ो, फिर मैं याद कराऊंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी इट मीन्स ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी। ठीक है? ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मत देना, किसकी क्लाइंट की मत देना। ठीक है? टू एनीबडी, किसी को भी नहीं देना, विदाउट द क्लाइंट परमिशन और अंडर एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है? क्या बोला है? जब तक क्लाइंट ना बोले कि इसको हमारी इन्फॉर्मेशन दे दो, या फिर हमारा लॉ बोलता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ बोलता है कि भैया केस चला गया कोर्ट में, और मतलब क्लाइंट ने घपला कर दिया था, कोर्ट में केस चला गया है, तो अब तुमसे पूछा बताओ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। लॉ की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट बोल रहा है, लॉ बोल रहा है, तो तुम्हें बताना। ठीक है? इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सिंपल। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी का मतलब हो गया ईमानदारी रखना है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब निष्पक्षता रखना है, ईमानदारी मतलब बेईमानी से काम मत करो, सिंपल है। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब निष्पक्षता रखना, मतलब किसी के दबाव में आके काम मत करना, किसी के दबाव में आके अपनी जो सही चीज़ है उसको गलत मत ठहरा देना, गलत डिसीजन मत लेना। फिर तीसरी चीज़ है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब इंडिपेंडेंट रहो, किसी के दबाव में आके कोई भी काम मत करना। सिंपल। ठीक है? ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है? सिंसियर होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंसेस। ये चीज़ इसके अंदर अपने को लिखना होगा। ठीक है? 2 पॉइंट। फिर तीसरा चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर जो तुम काम करोगे तो प्रॉपर उस चीज़ को लिखते चलना, मैंने क्या क्या काम किया, आपके जीवन में काम आएगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करके एक चीज़ है, वो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, बस यहाँ पे इतना याद रखो। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर वर्किंग पेपर, आपको जो वर्किंग पेपर है मेंटेन करना है, और बाय द ऑडिटर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। या फिर ये जो वर्किंग पेपर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह तुम डॉक्यूमेंटेशन भी लिख सकते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेंटेन बाय द ऑडिटर, ये भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है? क्लियर? क्लियर। उसके बाद है भाई स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। ऑडिटर साहब तुम्हें स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, तुम पढ़े लिखे होना चाहिए, तुम्हें स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं तुम कुछ भी हो। ठीक है? तुम ही शुड बी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है? अगर तुम कुछ भी काम करने जा रहे हो तो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं होमवर्क करके आया हूँ, ये बुक बनाई है, बुक को पढ़ के तुमको पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो बोला स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। फिर है प्लानिंग। ऑडिटर साहब कोई भी काम करने जाओ प्लानिंग कर लेना, मतलब क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेना कि भाई क्लाइंट का कैसा बिजनेस है, किस तरीके से मुझे ऑडिट करना है। सिंपल है। तो आपको क्या करना है? प्लानिंग करना है। तो इसमें अपने को क्या लिखना रहेगा कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन नॉलेज, ले लो, अबाउट द क्लाइंट बिजनेस। ऑडिटर शुड ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द क्लाइंट बिजनेस टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि मैं किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, किस नेचर का ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, कितने टाइम में मेरा ऑडिट कंप्लीट होगा, और किस एक्सटेंट तक, कितने डेप्थ में मुझे ऑडिट की प्रोसीजर लगाना है। ये सारी चीज़ें तुम पहले से ही होमवर्क करके जाना, इन सब का तुम प्लानिंग करके जाना। ठीक है? सिंपल है, सर सिंपल है। ठीक है? उसके बाद बोला गया 6 पॉइंट क्या है? ऑडिट का एविडेंसेस। जब आप ऑडिट के एविडेंसेस लोगे, वो कैसे होने चाहिए? ऑडिट के एविडेंसेस कैसे, मतलब सबूत कैसे होने चाहिए? जब तुम किसी भी चीज़ की चेकिंग कर रहे हो, जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारी चेकिंग कर रहे थे, तुमने जो सामान लेके आया, तुम्हारे काम की चेकिंग कर रहे थे, तो हाँ, उनके वो क्या बोलते हैं उसके एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? एविडेंसेस सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी में अच्छे होना चाहिए, मतलब 1000 ट्रांजैक्शन चेक कर रहा हूँ तो 1000 ट्रांजैक्शन है कंपनी के अंदर, तो कम से कम 100 ट्रांजैक्शन चेक करना है। सफिशिएंट, क्वांटिटी सही होना चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में मत करना। ठीक है? एक चीज़। और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब सही होना चाहिए, ऐसा नहीं तुम फेक इनवॉइसेस चेक करने बैठ गए हो। ठीक है? एक सेकंड का मुझे टाइम दो, एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। चलिए आ जाइए, वापस आइए। चलो ठीक है। ऑडिट का एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में सफिशिएंट होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। ठीक है? फ्रॉड, फर्जी बिल वगैरह अपने को चेक नहीं करना। फिर 7th वाला पॉइंट बोलता है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करना, तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल के बारे में मैं अभी बात करूँगा, 2 मिनट का समय दो,
रुकना 1 सेकंड के लिए, मैं बता दूंगा क्या होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। फिर उसके बाद ऑडिट का क्या है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट कंक्लूजन दे दो, अपनी रिपोर्ट दे देना, जो भी तुमने चेक किया, जो भी चीज़ें चेक की उसमें स्टैंडर्ड फॉरवर्ड में एक लिख के रख देना, भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, गवर्नमेंट को सील ठप्पा लगा के दे देना। सिंपल है, अपने को रिपोर्टिंग करनी है और कंक्लूजन देना है। फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिट परफॉर्म बाय अदर। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिलायंस की कंपनी है, ठीक है साहब, मेरी कंपनी है, सॉरी मेरी नहीं, मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है, मैं उसकी कंपनी का मेन ऑडिटर हूँ। कौन हूँ मैं सर, मेन ऑडिटर हूँ रिलायंस की कंपनी का, ओके हूँ भाई। तो मेन ऑडिटर क्या करेगा भाई, मुंबई में बैठा है, चीज़ों को चेक कर रहा है। अब उसकी 1000 ब्रांचेस हैं, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, इधर उधर है, तो ब्रांच है, तो ब्रांच के लिए हमने अलग अलग ऑडिटर बना दिए गए, ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो चेकिंग कर रहे हैं, और मैं मेन ऑडिटर हूँ, तो मेरे को पूरी रिलायंस कंपनी की क्या रिपोर्ट देना है। तो मैं जो हमारे ब्रांच के ऑडिटर हैं उनसे अगर उन्होंने कोई काम किया तो उनकी रिपोर्ट वगैरह चेक करूँगा, देखूंगा, ठीक है। इसलिए बोला गया लास्ट पॉइंट कि वर्क परफॉर्म बाय अदर, अगर किसी और व्यक्ति ने काम किया हुआ है तो उसको सुपरवाइज करो कि उसने काम सही से किया कि नहीं किया गया। अगर आप अपनी रिपोर्ट में कोई भी चीज़ इंक्लूड कर रहे हो तो चेक कर लेना कि सही चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। केयरफुली अपने को सुपरवाइज करना। ये 9 पॉइंट्स थे, अपने को कम से कम 7 पॉइंट्स तो याद करना होगा, ठीक है। तो सर याद कराने की ट्रिक बता दो सर। बिल्कुल सर बताएंगे, कैसी बात कर रहे हो, टेंशन मत लो यार, आराम से चलो, बिल्कुल चिल्ड। देखो मैंने मेमोरी ट्रिक भी रखी हुई है, 1 सेकंड मुझे रफ करने का समय दे दो बस, ठीक है। चलिए, ऑल दो रफ हो भी क्या है, चलो ठीक है। मेमोरी टिक है, दो टिक है। पहली ट्रिक समझो कि CID SP आओ, CID SP आओ, तो सी से हमारा हो जाएगा, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से हो जाएगा हमारा इंटीग्रिटी, 1 सेकंड रुको, सी से हो जाएगा हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है सर। और फिर हमारा आई से हो जाएगा हमारा इंटीग्रिटी, ओके सर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर हमारा डी से हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एस से हो जाएगा हमारा स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, और पी से हो जाएगा हमारा प्लानिंग, SP, ठीक है। CID SP आओ, ट्रिपल ए, इसी सीक्वेंस में मैंने डाला हुआ है। ए का मतलब हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑडिट का एविडेंसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ओके। फिर आएगा हमारा ऑडिट का कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। फिर आएगा हमारा वर्क परफॉर्म बाय अदर, ठीक है, अगर किसी बंदे ने वर्क परफॉर्म किया है उसका आ जाएगा। ऐसे करके हमारे 9 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अगर ये चीज़ याद नहीं हुई तो दूसरी निमोनिक देता हूँ मैं सर। दूसरा निमोनिक किस तरीके से, सबसे पहली चीज़ है, ऑडिटर कुछ काम करने जाएगा, हम चेक करने जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो पहला पॉइंट याद करो, प्लानिंग। फिर दूसरी चीज़ उस चीज़ को लिख लेंगे, भूल ना जाए भाई हमने क्या क्या रात को सोचा था, क्योंकि कल अपने को ऑडिट करने जाना है। तो सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या, प्लानिंग करना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, लिख के रखो, लिख के रखो, लिख लिए। फिर अगले दिन हम क्या जाएंगे, ऑडिट का ऑडिट करने जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑडिट एविडेंसेस ढूंढेंगे, ऑडिट एविडेंसेस ढूंढेंगे, जब भी तो हम ऑडिट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑडिट एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ऑडिट एविडेंसेस अपने को मिलेंगे अकाउंटिंग सिस्टम से मिलेंगे और इंटरनल कंट्रोल से मिलेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम से मिलेंगे, इंटरनल कंट्रोल से मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा ऑडिट का कंक्लूजन दे देंगे और रिपोर्टिंग दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से 5-6 पॉइंट अपन याद कर सकते हैं, अगर पहले वाला निमोनिक अपने को याद नहीं करना है तो, ठीक है। पहले फिर से बोलो सर, सबसे पहले प्लानिंग करना है, ठीक है। फिर उसको लिख लेंगे कि भूल ना जाए, डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम, सॉरी ऑडिट के एविडेंसेस चेक करेंगे, ठीक है। ऑडिट के एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे, ऑडिट के एविडेंसेस अकाउंटिंग सिस्टम से मिलेंगे और इंटरनल कंट्रोल से मिल जाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम ऑडिट का कंक्लूजन दे देंगे और रिपोर्टिंग दे देंगे। क्या करेंगे, ऑडिटिंग का कंक्लूजन देंगे, रिपोर्टिंग दे देंगे, हमने क्या क्या पाया, क्या क्या चीज़ नहीं है, क्या क्या कमी है, ठीक है। और फिर लास्ट में याद कर लो, वर्क परफॉर्म बाय अदर पर्सन, अगर किसी और ने वर्क परफॉर्म किया है वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है। सिंपल है, ये हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं। क्लियर है सबको, फटाफट इसको वीडियो को पॉज करो, फटाफट याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, फटाफट फटाफट इसको याद करो, ठीक है। मैं 1 सेकंड का यहाँ पे वेट भी कर लेता हूँ, ठीक है, आप जब तक चीज़ों को याद कर लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तुमने याद किया होगा बाहर बाहर के पॉइंट से। अब मैं अंदर का भी थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ, 1 सेकंड। कौन सा पॉइंट नहीं समझाया था शायद मैंने, हाँ, लास्ट वाला पॉइंट है, अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंड करना है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। लास्ट वन है ऑडिट की कंक्लूजन देना है, रिपोर्टिंग। ऑडिटर शुड फाइल करे अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर रिपोर्ट। मतलब ये क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ये चीज़ क्या है सर, ये आएगा, चैप्टर आएगा, वहाँ मैं समझाऊंगा रिपोर्ट किस तरीके से जाती है, कैसे जाती है। तो बस याद रखो, ऑडिटर शुड फाइल या फिर ऑडिटर शुड प्रोवाइड करे क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और डिस्क्लेमर रिपोर्ट, ठीक है। और लास्ट में था वर्क अगर परफॉर्म किया गया एनी अदर पर्सन, तो बोला गया वर्क, अगर वर्क
अगर कोई और बंदा करता तो सुपरवाइज करो द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने तुमको समझा दी हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? तो सर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिट के, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर प्लीज तुम डिटरमाइन करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब सही होना चाहिए, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चीज़ें सही दे। क्या दे सर? सही दे, सारी चीज़ें सही दे। तो याद करो, ऑडिटर शुड डिटरमाइन करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड करे ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज़ का? ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। किस चीज़ का? फाइनेंशियल पोजीशन का और परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, ये चीज़ देना है। कौन देगा? ऑडिटर प्लीज क्या करे ऑडिटर? ऑडिटर क्या करे? ऑडिटर डिटरमाइन करे कि वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे, वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, ठीक है। आप क्या, ये क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिट जब अपन करेंगे तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू दे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, आपको डिटेक्ट भी करना है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि डिटेक्ट करना है फ्रॉड एंड एरर और प्रिवेंशन भी करना होगा। सर डिटेक्शन और प्रिवेंशन में अंतर क्या होगा? डिटेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई काम हो गया, अगर आपके यहाँ फ्रॉड हो गया है, अगर आपका कुछ भी एरर है हो गया है, उसके बाद ऑडिटर चेक कर रहा है कि कहाँ है वो फ्रॉड और एरर, उसको बोलते हैं डिटेक्ट करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? आप पहले ही प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब कि फ्रॉड ना हो, एरर ना हो, इसलिए हमने क्या है? प्रिवेंट किया। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप में वायरस वगैरह आ गया, तो आप सेंटर पे जाओगे, लैपटॉप सेंटर पे जाओगे, उनसे बोलोगे कि मेरा सारा का सारा डाटा उड़ा दो, क्योंकि मेरे यहाँ क्या हो गया, इस मेरे लैपटॉप में फ्रॉड या मेरे लैपटॉप में वायरस वगैरह आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये डिटेक्शन है, इसको बोलेंगे डिटेक्शन करना, कि आपने क्या किया, लैपटॉप के अंदर वायरस वगैरह आ गया तो उसको ढूंढ के उसको डिलीट कर दो, या फिर पूरा हमारा जो लैपटॉप है उसका पूरी मेमोरी उड़ा दो, तो वो भी उड़ जाएगा। इसको कहते हैं डिटेक्शन करना। कुछ काम हो गया उसके बाद अपन एक्शन ले रहे हैं, उसको कहते हैं डिटेक्शन, ठीक है। फिर होता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है भैया तुमने अपने लैपटॉप में एंटीवायरस वगैरह डलवा के रखा है कि कोई भी वायरस वगैरह आएगा वहीं पकड़ के उसको डिलीट कर दो, उसको कहते हैं प्रिवेंशन करना, ठीक है। सेफ्टी रखना, पहले ही करना। प्री एक्शंस, एक्शंस के पहले प्री एक्शन लेना, उसको बोलेंगे प्रिवेंशन करना, ओके। चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कंप्लीट हो, याद करना था इसको, चलो ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ये यहाँ पे अभी के लिए तुम साइड रखो, ये एज पर ऐसे 200, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ आराम से समझ आएगा कि एज पर ऐसे 200 क्या होता है, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है सर। सर अपने को दो चीज़ याद रखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें अपने को दो पार्ट में याद करना है। पहले पार्ट में 2 लाइन याद करना है, फिर दूसरे पार्ट में फिर 2 लाइन करना है, फिर ये तीसरा पॉइंट याद करना है। तो क्या है सर? ये मैं बना देता हूँ, पहले ये, फिर ये, फिर ये, 3 बार में याद करना है, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, सर इस तरीके से याद करना है, कर लेंगे। ऑडिटर का क्या काम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? आपने सुना होगा, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है लेस देन 100%। जैसे मैं ऑडिटर हूँ, मैं तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मैंने चेकिंग कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 100% सारी चीज़ें सही हैं, प्रॉपर है, एक्यूरेट है, नहीं। यहाँ पे बोला गया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, 100% से कम चीज़ सही है, हाई लेवल का एश्योरेंस होता है ये, मतलब ठीक है, समझे। एक होगा हमारा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट मतलब 100% सारी चीज़ें सही है। तो ऑडिटर कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेगा कि 100% आपकी सारी चीज़ें सही है। क्यों नहीं बोलेगा सर? एक चीज़ होता है, एक रूल होता है कि हमको भी हमारा प्रोटेक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जान भी प्यारी है, ऐसा ना हो तुम्हारी कंपनी में कुछ भी फ्रॉड वगैरह हो, हमने तुमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दिया, हमने बोला सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, और उसके बाद में फ्रॉड वगैरह निकला, तो कंपनी, तो ठीक है, कंपनी को तो जेल में जाना है, कंपनी के डायरेक्टर को तो जेल में जाना है, साथ में हमें भी आप जेल में भेज दोगे। इसलिए बोला गया कि ऑडिटर तुम हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देना, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस मत देना। रीजनेबल का मतलब होता है कि हमने चीज़ें चेक की हुई है, हमारे हिसाब से चीज़ सही है, हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ निकले, इसको मैं बोलूँगा रीजनेबल एश्योरेंस। ये हाई लेवल का एश्योरेंस होता है, हाँ भाई मैक्सिमम चीज़ें सही है, लेकिन 99% चीज़ें सही है, मैं 100% नहीं बोल सकता कि सब कुछ सही है, इसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस देना। हाई लेवल का एश्योरेंस देना है, 100% एश्योरेंस मैं नहीं दूंगा, ठीक है, इसको बोलेंगे
कि भैया हमने 99% तक सारी चीज़ें चेक की हुई है, 90% तक सब कुछ सही है, हम 100% नहीं बोल सकते कि सब कुछ सही है, फ्रॉड एंड एरर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, ऑडिटर बोलेगा, रीजनेबल एश्योरेंस देना है ऑडिटर को वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर ये मटेरियल का मतलब हिंदी में लिख लो, अपने यहाँ पे बुक में लिख लो, मटेरियल मतलब बड़ी, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट या फिर बड़ी, ठीक है। और मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है गलती। अपनी लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ बड़ी गलती। मटेरियल मतलब बड़ी या फिर इंपॉर्टेंट, और मिस स्टेटमेंट का मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे अपन गलती, ठीक है। तो बोला गया ऑडिटर तुम रीजनेबल एश्योरेंस दे देना, हाई लेवल के एश्योरेंस दे देना कि भाई तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कि हाँ भाई हाँ, मैं बोल रहा हूँ रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जो कंपनी है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी गलती नहीं है, उसमें फ्री है बड़ी गलतियों से, लेकिन ये क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस है। फिर दूसरा पॉइंट क्या देना है उसको, ठीक है, बड़ी गलती कौन सी रिलेटेड होना चाहिए, ड्यू टू एरर और फ्रॉड, कि भाई बड़ी गलती नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है, एरर के कारण और फ्रॉड के कारण, ठीक है। एंड एंड उसके बाद लिख देना यहाँ पे एंड, यहाँ तक लिखो, उसके बाद लिखना अपने को एंड। एंड लिख के क्या बोलेगा, ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एन ओपिनियन, फिर उसके बाद ऑडिटर अपना एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, ओपिनियन दे देगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये काट दो, ठीक है, तुम चाहो तो इसको काट दो, ठीक है, इतना आप काट सकते हो कि ऑडिटर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर ये क्या चीज़ होती है, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ है रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि भैया फ्रॉड वगैरह नहीं है। दूसरी चीज़ वह समझाएगा कि जो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मतलब केएस कंप्लाई किया हुआ है, अपन ने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोसीजर्स आपने फॉलो की होंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें फॉलो की होगी, इस हिसाब से बनाया गया है। तो ऑडिटर इस चीज़ पे क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्लाई किया कि नहीं किया, शेड्यूल 3 फॉलो की कि नहीं की गई, तो ओपिनियन दे देगा ऑडिटर इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ था, क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। दूसरी चीज़ है फिर रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, सही है, गलत है, क्या है इसमें कमी है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, तो क्या करेगा ऑडिटर, रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और कम्युनिकेट एज पर रिक्वायर्ड बाय एसएस, ऐसे मतलब क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, जो लिखा है लिखे रहने दो, सब समझ आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर तक, ठीक है। रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, अपनी रिपोर्ट देना है, गवर्नमेंट को देना है, शेयर होल्डर को देना है, किसको देना है, कैसे देना है, और ठीक है, कम्युनिकेट, और किसको बताना है वो भी बता दिया जाएगा। ये चीज़ याद रखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अब तक जो मैंने समझाया सारी चीज़ें तो मैं समझ आई होंगी, ठीक है। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा स्लो चले क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसमें हो सकता है बोर भी हो जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे नाच गाना थोड़ी कर सकता हूँ मैं, 20 घंटे में सारी चीज़ें देना है, तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें समझानी होगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा पाऊँगा ना, ठीक है सर। तो तुम्हें बोर हो सकता है, तुम्हें लगे कि भाई सब बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे चलने देना, पेशेंस है, पेशेंस, ठीक है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। फिर भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो कुछ चीज़ें समझाना है, यहाँ समझा देता हूँ। देखो, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो बेटा तुम टैक्स का ऑडिट करा दो, टैक्स ऑडिट, नाम है टैक्स ऑडिटर, इसका मतलब है भाई इनकम टैक्स के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बता दिए गए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ है। अगर आप प्रॉपराइटर हैं या फिर आप एचयूएफ हैं या फिर आप कंपनी है तो आपको कंपलसरी ऑडिट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दे रखी हुई, अब मैं छोटा छोटा प्रोविजन, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी आपकी स्टार्टिंग है। फिर बोला गया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट ने बोला कि जितनी भी भारत देश के अंदर कंपनी है सबको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, कोई भी कंपनी है उसको ऑडिट कराना है, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑडिट, मतलब चेकिंग कराना है, ठीक है सर, इस तरीके से करना है। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट पूछ लिया कि ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि जैसे कोई प्रोपराइटर है या फिर इंडिविजुअल है, ठीक है, या फिर एचयूएफ है या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, अब ये चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैं, जैसे मेरी रिलायंस की कंपनी,
अब मेरे पास 1000 ब्रांचेस हैं, अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक बंदा उठाऊंगा, एक बंदे को बोलूँगा ऑडिटर प्लीज़ तुम जाओ जाके चेक करो, है ना, मेरे को रिपोर्ट दो कि वो फ्रॉड तो नहीं कर रहे, एरर तो नहीं है, गलती तो नहीं है, कैसे कॉस्ट बचा सकते हैं हम, तो उसके रिगार्डिंग में हम क्या करेंगे, ऑडिट करवा लेंगे। तो एक प्रोपराइटर भी ऑडिट करा सकता है कि अपनी कंपनी का, बिल्कुल करा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी टीचिंग है भाई, अब मेरे पास 10 टीचर हैं और 50-60 एम्प्लॉय है, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी है, कितनी फीस आ रही है बच्चों से, कितने बच्चे हैं, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को देखने का, तो मैं हमारे बंदे को बोलूँगा, एक बंदे को, इंडिपेंडेंट बंदा भी हो सकता है, हमारी कंपनी का भी बंदा हो सकता है, उसको बोलूँगा प्रॉपर सारी चीज़ों को चेक करो और मेरे को बता, मेरे को रिपोर्ट दे कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और मुझे कुछ सजेशन दे कि मैं अपनी कॉस्ट कैसे कम कर सकता हूँ, रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं खुद के लिए भी ऑडिट करा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया हमारा, ये दे रखा हुआ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट कहाँ इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट में बता दिया गया फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के हिसाब से कहाँ पे काम आएगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में एक लिमिट दे रखी है, उससे ऊपर आपका टर्नओवर वगैरह गया तो तुम्हें क्या इनकम टैक्स का ऑडिट कराना होगा, पहले ऑडिट कराओ, ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट को सबमिट करो, उसके बाद तुम्हारा इनकम टैक्स का रिटर्न जाएगा। तो बोला गया ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहाँ है, और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगता, जो हमारी लिमिट होती है उसके ऊपर लगता है, वो इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे, फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। फिर दूसरी चीज़ है बोरिंग ऑफ मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखे हुए हैं, तो अब मुझे क्या बैंक से लोन लेना है या फिर किसी व्यक्ति से लोन लेना, मैं चला गया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके उनके पास, तो उन्होंने मेरे को लोन देने से मना कर दिया, उन्होंने बोला भैया ऑडिट करा के लेके आओ, है ना, तो भाई लोग, तो मेरे को बैंक ने बोला कि भाई तुम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट लेके आओ, मैं तुम पे विश्वास नहीं करने वाला, जाके जाओ ऑडिट करा के आओ। तुमने क्या किया, ऑडिट कराया, दैट मीन्स उन्होंने क्या, देखो अगर अपन बैलेंस शीट भी हैंडल बनाएंगे, अपन कुछ भी बना देंगे, कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, कोई मतलब नहीं, मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट दिखाऊँ, बात खत्म है। ठीक है, तो क्यों, मेरे को लोन लेना है, ठीक है, तो इसलिए बैंक क्या बोलेगा, या फिर मैं जिससे भी लोन वगैरह ले रहा हूँ तो बोलेगा भैया ऑडिट करा के ला, तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा सही है कि नहीं है, फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, सील साइन लिख के दे देगा। ठीक है, तो अगर कुछ गलती होती है तो वो लिख के देता है कि भाई ये गलती है ना, ये समस्या है, तो अपन समझ लेंगे, है ना। और अगर ऑडिटर ऐसे ही काम नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने फर्जी ऑडिट रिपोर्ट बना दी तो मेरे ऊपर केस भी हो सकता है, सिंपल सा मैटर। इसलिए मैं क्या करूँगा, सारी की सारी चीज़ों को चेक करूँगा, कुछ भी फेक चीज़ें तो उसमें अपनी रिपोर्ट में डालूंगा कि ये गलत लिखा हुआ, ये किया वो किया एक्सेट्रा, क्योंकि मुझे भी बचना, मुझे जेल नहीं जाना। ठीक है, इसलिए सील लगाने से पहले सारी चीज़ें चेक करूँगा। उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक क्या है, ऑडिट की रिपोर्ट देख लेगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ सही है, उसके बाद वो लोन दे देगा। तो इसलिए बोला गया। दूसरी चीज़ है बोरोइंग मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से पैसा लेना चाह रहे हैं तो एक बार आप ऑडिट करा लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ऑडिट करा लोगे, ऑडिटेड रहेंगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आसानी से मिल जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट बोला गया स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक का क्या करा रखा था, ऑडिट कराया हुआ था, 1 लाख रुपये का मेरा पूरा स्टॉक था, फिर वो जल गया 50,000 रुपये का सामान जल गया है। ठीक है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, ये सब मेरा 1 लाख रुपए का स्टॉक था, वो मानेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे कि मेरे को सबसे पहले आप क्या दो, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, क्योंकि मैं तो कैसा आदमी हूँ, मैं तो चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस का क्लेम मिले। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का ही हमारे पास स्टॉक नहीं था, मैं तो फर्जी दिखाना चाहता हूँ 1 लाख रुपए का स्टॉक था, 50,000 रुपये का जल गया। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि वो हमारे से इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी तुम पहले जाओ ऑडिट करा लो, उसके बाद मैं तुमको क्या दूंगा, क्लेम दूंगा, इंश्योरेंस का क्लेम दूंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे ऑडिट काम आता है। सिंपल, ये याद करो फटाफट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ काम आएगा, फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और बोरिंग मनी फ्रॉम दी एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर वाले व्यक्ति से, बाहर वाला कौन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, बैंक हो सकता है, किसी नॉर्मल इंसान हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ओके। और स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम आपको इंश्योरेंस का क्लेम जब ही मिलेगा जब आप क्या करोगे, ऑडिट करा लोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का। फिर जाता है हमारा फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। सर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरी रिलायंस की कंपनी है, मेरे पास 10,000 पेट्रोल पंप्स है। अब मेरे रिलायंस के पेट्रोल पंप पे देखो सिस्टम लगा हुआ है, सब कुछ है भाई, मशीन वगैरह है, बंदा आएगा पेट्रोल डालेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा अकाउंट्स में, ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा कि 100 रुपये का पेट्रोल किसी ने डलवाया, तुरंत बिलिंग हो जाएगी, तुरंत मेरे को दिख जाएगा 100 रुपये का पेट्रोल डला हुआ है। ठीक है, अब बीच में क्या हो गया कि भाई हमारे एम्प्लॉय वगैरह फ्रॉड करना चालू कर दिए। कैसे करना चालू कर दिए, वो मशीन में कुछ गड़बड़ कर दिया भाई। ठीक है, 100 रुपये का पेट्रोल डालते हैं लेकिन वो दिखाता है भाई 90 रुपये का पेट्रोल डला है, और उनको भी दिखता है 90 रुपये की सेल हुई है, और सामने वाले से 100 रुपये ले रहा है, 10 रुपये अपनी जेब में रख रहा है। ठीक है, सिंपल है।
इस तरीके से काम कर रहा है। और एम्प्लॉय क्या करते, काम ही नहीं करते, बैठे हैं सिगरेट पी रहे हैं। 10 एम्प्लॉई हैं तो 9 काम कर रहे हैं, एक सिगरेट पी रहा है, टाइम पास कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है मेरी कंपनी में। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि कंपनी क्या चाहती है, इंटरनल ऑडिट करा ले, मतलब इन सब चीज़ों का ऑडिट करा ले कि भाई एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय फ्रॉड और एरर वगैरह तो नहीं कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए ब्रेक वगैरह कितने देना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या 8 बजे मैंने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, 8 से 10 काम किया, 10 से इन्होंने टी ब्रेक दे दी, 10 से 10:30 का ब्रेक था, ठीक है। तो 10 से 10:30 का ब्रेक है, घूमेंगे फिरेंगे, 11:45 तक आएंगे, फिर काम करेंगे। तो मेरा आधे घंटे का ब्रेक था 10 से 10:30 का, तो 10 मिनट वो सॉरी आधे घंटे का ब्रेक था, वो 45 मिनट का ब्रेक बन जाएगा, तो 45 मिनट का मेरा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग काम करेंगे, फिर 2 घंटे बाद फिर मैंने इनको लंच दे दिया, फिर 2 घंटे बाद इनको फिर एक छोटा सा ब्रेक दे दिया, फिर शाम को फिर एक ब्रेक दे दिया, ऐसे करके हमने ब्रेक ज़्यादा दे दिए। दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, हमारी सैलरी ज़्यादा जा रही है, एम्प्लॉयज़ कम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए भी ऑडिटर को बुलाया जाता है कि हमारी कॉस्ट को कम कैसे करें, लेबर से कैसे हम लोग आउटपुट ज़्यादा निकालें, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाने की, हमको कितने ब्रेक देना है, कम देना, ज़्यादा देना है, कैसे काम निकलवाना है उनको, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे काम हमारे इंटरनल कंट्रोल के अंदर आते हैं, इंटरनल ऑडिट के अंदर आते हैं कि भाई हमारा एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, फ्रॉड एरर बचा सके, सारे काम आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भैया इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हम इंटरनल ऑडिट कराएंगे तो इससे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ है क्विकली रिकवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटर क्या करेगा, फ्रॉड अगर हो रहा होगा या फिर एरर कुछ भी हो रही है, गलती, एरर का मतलब होता है गलती करना। जैसे एरर का मतलब अकाउंटिंग एंट्री डालनी थी, मेरे को डालना था अकाउंटिंग एंट्री, 1 लाख रुपए की सेल हुई, गलती से मैंने 1 जीरो ज़्यादा डाल दिया, मतलब 10 लाख रुपए की एकदम से सेल दिखा दी, इसको बोलते हैं एरर करना। अगर एरर वगैरह है तो ऑडिटर तुरंत तो पकड़ेगा और सही कर देंगे। फिर दूसरी चीज़ है मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ का मतलब एम्प्लॉय आता है, सिगरेट पीता है, आधे घंटा काम करता है, घर चला जाता है शाम को, सुबह आता है 8 बजे, शाम को जाता है 5 बजे, दिन भर सिगरेट पीता रहता है, जुबा केसरी मतलब राशरी वाशरी खाता रहता है। जुबा केसरी का ऐड सुना होगा तुमने, साला काम ही नहीं करता, कंपनी का तो नुकसान हो रहा है, हमने 8 घंटे काम के लिए लगाया लेकिन वो आधे घंटे काम कर रहा है, 7.5 घंटे सिगरेट पी रहा है। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, वो राशरी खाया जा रहा है, विमल खाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की रिपोर्ट चेक करेंगे कि भाई तू कितने घंटे काम कर रहा है, क्या क्या काम किया तूने, लिख बता, वो सब चीज़ों पे कंट्रोल डालना, ठीक है। और एडवाइस टू मैनेजमेंट, कोई भी एडवाइस देना है मैनेजमेंट को। सर एडवाइस टू मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैंने आपको समझा दिया। एडवाइस टू मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि मैंने समझा दिया। एडवाइस टू मैनेजमेंट का मतलब क्या पॉलिसीज़ बनाना है, कैसे प्रोसीजर रखना है, एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेगा, कितने ब्रेक देना है, कितने ब्रेक नहीं देना है, ठीक है। डे शिफ्ट में काम कराना है, नाइट शिफ्ट में काम कराना है, क्या करना है क्या नहीं करना, एडवाइस करेगा। कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हो गया, मैंने तुमसे क्या 1 लाख रुपए का सामान, फिर और तुमको 90,000 रुपये मैंने दिए नहीं, सॉरी 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 एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ। 1 लाख रुपए का तुमसे सामान लिया, ठीक है सर, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 महीने 2 महीने चला गया, मैंने तुम्हारा पेमेंट नहीं दिया। फिर तुम बोलते हो भाई दिव्यांशु भाई, फ़ोन करके बोलते हो दिव्यांशु भाई पेमेंट दे दो 1 लाख रुपए। तो बोला नहीं भाई नहीं, 90,000 का पेमेंट देना था, 10,000 रुपये मैंने पहले दे दिया था, तो तुम्हारी मेरी लड़ाई हो गई। तुम बोलते हो 1 लाख देना, मैं बोलता हूँ 90,000 तुमको देना। तो इस केस में क्या भाई, ऑडिटर को बुलाया जाएगा, ऑडिटर चेक करेगा मेरी बैलेंस शीट को, मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, मेरी परचेस चेक करेगा, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, तुम्हारी सेल्स अकाउंट चेक करेगा, वो सारी चीज़ें चेक करेगा, वो बताएगा भाई हाँ 1 लाख रुपए की मेरे को तुम्हें देना है, रिपोर्ट जनरेट कर लेगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा सब ये था एग्जाम्पल, बट बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मतलब जैसे ये तो हमारा सिर्फ एक ट्रांजेक्शन था 1 लाख रुपये 90,000 का, लेकिन कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई 1 लाख रुपये का फिर परचेस, फिर सेल, फिर परचेस, फिर पेमेंट आ रहा है, फिर परचेस, फिर पेमेंट जा रहा है, फिर परचेस, फिर पेमेंट जा रहा है, फिर परचेस, ऐसे करके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों में है। उस केस में क्या करोगे, तो ऑडिटर बहुत तरीके से चेक करेगा, तो वहाँ पे काम बढ़ जाता है, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए लगता है कि भैया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेटल करा दो भैया, कितना आया कितना गया, वो बता देता है किस तरीके से अपने को कितना पेमेंट देना है, वो सब चीज़ें बता देता है, इसलिए बोला गया यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अगर आपको अकाउंट को सेटल करवाना है तो ऑडिटर को बोला, वो कंफर्म कर देगा कि इतना बैलेंस बाकी है। फिर दूसरा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल, ठीक है। अब क्या होता है कि हम तो गुडविल है एसेट कुछ भी लिख देंगे तो ऑडिटर आएगा, वैल्यूएशन कर देगा। जैसे अपने को क्या है कि मेरे को अपनी कंपनी बेचना है, तो अपने एसेट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी है, तो ऑडिटर वो सब चीज़ें चेक करके अपनी रिपोर्ट बना देगा, तो हम सब लोग विश्वास कर लेंगे। अगर अ, अगर अपन ऑडिट नहीं कराते तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे एसेट की लाखों करोड़ों अरबों रुपए की वैल्यू, मेरी गुडविल हज़ारों करोड़ों लाखों की है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए वैल्यूएशन कौन करेगा, ऑडिटर कर देगा। लास्ट में है फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस। फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस, ऑडिटर ये भी बताएगा भैया हमारा हर साल से 8% का प्रॉफिट आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी 8% का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा।
वो सब चीज़ें रेशियोज वगैरह चेक करके बताता है फ्यूचर में किस तरीके से ट्रेंड होगा हमारे प्रॉफिट का, हमारे लॉस का, कैश कितना आएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना एक्सेट्रा। तो इसको क्या बोला गया भैया, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट की इंपॉर्टेंस है। तो फटाफट याद करो, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको समझा दिया, मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना अपने को, फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और बोरिंग मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। फिर तीसरा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे क्विक रिकवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, हमारा क्या हो, क्विक रिकवरी एरर और फ्रॉड, क्विक रिकवरी हो, ठीक है। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज पे मोरल चेक कर सके, और एडवाइस टू मैनेजमेंट। इसमें से दो पॉइंट याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो पॉइंट याद रख लेना, ओके, ठीक है सर। और फिर तीसरा पॉइंट जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है सर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट को सेटलमेंट करना, लड़ाई वगैरह हो गई है। फिर दूसरी चीज़ है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेंड ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ों के लिए अपने को ऑडिट करा लो, फॉर बहुत बेटर होगा, ठीक है सर। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, फटाफट इसको पढ़ो, मैं 1 मिनट का तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ, फटाफट इस चीज़ को पढ़ो और बताना ऊपर वाले पॉइंट तुमने जो पढ़े हुए हैं वो इसमें कवर हुए कि नहीं हुए, फटाफट इस चीज़ को पढ़ के मेरे को बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी देखो, ठीक है सर। सब कुछ सेम है इसमें, सर सब कुछ सेम है इसमें। देखो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में क्या लिखना है, इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है। अपने को लोन लेना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब होता है लोन लेना, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे लेना है अपने को, बैंक से लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, गवर्नमेंट से लेना है। तो इनको क्या है, ऑडिटेड अकाउंट्स देना होगा, जब जाके अपने को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बोलता है अपने को कि इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, हमारे स्टेक होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेव करता है, ठीक है सर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होगा, स्टेक होल्डर में जो कंपनी से रिलेटेड है सारे, जैसे कस्टमर, ठीक है, सप्लायर, ठीक है, परचेजर, एम्प्लॉयर एक्सेट्रा, ठीक है, सब कुछ क्या होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, तो इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी सेफ होता है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट मतलब कि मैंने तुमसे 1 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल तुमको समझाया था, 1 लाख रुपए का सामान लिया मैंने, 90,000, बाद में बोलने लगा कि 90,000 देना है, तो इस चीज़ को भी सेटल करने के लिए क्या, ये साहब आएंगे, ऑडिटर साहब आएंगे, वो ऑडिट करके बता देंगे। फिर लास्ट वन है कि इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द वेस्टेज एंड लॉसेस, तुम्हारा कुछ लॉस है, तुम्हारा वेस्टेज वगैरह जो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है रॉ मटेरियल वगैरह में यूज़ करने में, ठीक है, तो वो हम डिटेक्ट करके बता देंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक हमने चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब सर 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 यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, फटाफट मैं आगे का भी और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फटाफट चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज बता दिया गया है, तो अपने को ये याद नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज, अपने को जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने टाइप्स के ऑडिट होंगे, तो पहले इन्होंने बाइफरकेट किया है, पहली चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर दूसरा दिया इन्होंने ऑब्जेक्टिव वाइज ऑडिट, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, याद नहीं करना, जो करना है वो बता दूंगा। फिर तीसरा इन्होंने बताया पीरियोडिसिटी के हिसाब से बता दिया गया। फिर चौथा इन्होंने क्या बोला गया, स्कोप के हिसाब से, ये देखो दे रखा हुआ है स्कोप वाइज। फिर पांचवा बोला सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, ठीक है। 5 तरीके के इन्होंने बता दिया गया, ठीक है, 5 ही तरीके का है। अब अपने को पूरे कुछ भी याद नहीं करना है, तो सबसे पहला जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज, तो इसको याद नहीं करना है, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसका कंटेंट याद करना, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट में से तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, इसका डिफरेंस बिटवीन बता दो, इस तरीके से तुमसे ऑडिट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम मैंडेटरी ऑडिट भी बोलते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम प्राइवेट ऑडिट भी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बिटवीन दे दिया गया है, तो अगर तुमसे इसका कंटेंट पूछे कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो तुमको ये पूरी लाइनें उठा के लिख देनी है, ठीक है। और तुमसे डिफरेंस बिटवीन पूछे तो ये दे ही रखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन। तो सबसे पहली चीज़ है स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, सर मैं बताता हूँ। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है, लॉ ने बोला है तुमको ऑडिट कराना है, जैसे कंपनीज एक्ट में बोला है कि कंपनियां, जितनी भी कंपनी है भारत देश के अंदर, उनको ऑडिट कराना है। ऑडिट का मतलब वही बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कराना, सिंपल। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि यार देखो यार हमारी कंपनी अच्छे से काम करे, हमारे एम्प्लॉइज चोरी वोरी ना करे, फ्रॉड व्रॉड ना करे, ठीक है, तो उसके लिए मैं ऑडिट करा रहा हूँ, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेकिंग करा रहा हूँ, तो बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, मेरी इच्छा मुझे कराना है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस बिटवीन अपने को याद रखना है। तो देखो ये बेसिस दे रखा हुआ, बेसिस, इसको याद करना याद कर लो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या लिखना है, डायरेक्ट ये चीज़ लिखनी होगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अगर पूछे तो ये चीज़ लिखना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, इट इज़ अ कंपलसरी ऑडिट,
अगर लॉ ने बोला है कि इसका ऑडिट होना है तो होना है। इट इज़ वॉलंटरी। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? वॉलंटरी। मेरी इच्छा, कराना है तो कराना है, नहीं कराना है तो नहीं कराना। स्कोप कौन डिटरमाइन करेगा? लॉ डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ वर्क। लॉ डिटरमाइन करेगा कितने स्कोप में अपने को वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करना है, क्या क्या पावर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे बोला गया एम्प्लॉयर या फिर पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी है तो पार्टनर, एम्प्लॉयर बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर या फिर पार्टनरशिप फॉर्म डिटरमाइन करेगी स्कोप ऑफ वर्क। हमारे स्कोप ऑफ वर्क कौन डिटरमाइन करेगा? एम्प्लॉयर या पार्टनर। ये फिर तीसरा पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन। लॉ बोलता है अगर ये ऑडिट कर सकता है तो सीए करेगा, कंपनी सेक्रेटरी का काम है तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑडिटर का काम है, कॉस्ट वगैरह निकालना है तो सीएमए करेगा। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लॉ बताएगा। यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी में कोई नहीं, नो नीड ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयर को जो चाहिए वो कराएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया लॉ डिटरमाइन करेगा पावर, राइट्स और ड्यूटीज़। यहाँ पे बोला गया जो एग्रीमेंट हुआ है ऑडिटर के बीचों बीच और जो हमारी फर्म थी, एम्प्लॉयर था, पार्टनर था, उसके बीचों बीच जो टर्म्स डिसाइड हुई उस हिसाब से काम। फिर यहाँ पे और ऑडिटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा। अगर लॉ ने बोला इंडिपेंडेंट चाहिए तो भाई साहब इसमें इंडिपेंडेंट दिया था, और इस केस में इंडिपेंडेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सिंपल पॉइंट। फिर बोला गया लास्ट वाला पॉइंट रिपोर्ट। यहाँ पे रिपोर्ट किसको देना है? शेयर होल्डर को देना है, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट किस पे लगता है? मोस्टली कंपनीज के ऊपर रहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। सॉरी कहाँ गया है, एक सेकेंड। हाँ आ गया स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनीज के ऊपर। सॉरी सॉरी ऊपर आ जाते हैं, ये रहा। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? मोस्टली कंपनीज एक्ट में बोला है कि अपने को ऑडिट करना है, शेयर होल्डर को देना है, तो सीधी सी बात है रिपोर्ट शेयर होल्डर को करके देंगे, और इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। और यहाँ पे एम्प्लॉयर को देना है, पार्टनर को देना है, जिसने अपने को अपॉइंट किया उसको देना है। कोई इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। सिंपल से 6 पॉइंट है, फटाफट याद कर लो। एज इट इज क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो अपने को लिखना है, ठीक है। ये हो गया होगा अपना, ठीक है सर। वीडियो पॉज करो, याद करो फटाफट। फिर एडवांटेजेस और यूज़ ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाया, जो लॉ ने बोला था ऑडिट करवा लिया, ठीक है सर, करवा लिया, तो उसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा? तो शेयर होल्डर को मिलेगा फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। शेयर होल्डर्स के पास, फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेक्टर में बोला ऑडिट कराना है, कंपनी में किसका पैसा लगता है सर? शेयर होल्डर का पैसा लगता है, सिंपल है। शेयर होल्डर पैसा लगाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी बना रही है, अगर वो ऑडिटेड हो गए, ऑडिट करा लिया, चेकिंग वगैरह करा ली, तो उसके बाद देखेगा प्रॉफिट है कि नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेगा किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट अगर अपन ने पहले से कर रखी, निकालना है क्या पैसा, ठीक है, और ज़्यादा पैसा इसमें लगाने की नहीं, ग्रोथ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए काम आएगी। किसको आएगी? स्टैट्यूट हमारे शेयर होल्डर को आएगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर का अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें क्या हुआ, कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा कि भाई इनकी कंपनी ग्रोथ वाली होगी तो ही तो एडमिशन लेगा कोई भी पार्टनर, ठीक है। और किसी को रिटायर होना है, तो रिटायर होना है तो गुडविल का पैसा, एसेट का पैसा, वो सब चीज़ें वो चेक करेगा कि भाई सारी चीज़ें सही है। मेरे हिस्से का प्रॉफिट कितना थी? 1,00,000 रुपये। अब कंपनी ने क्या किया, उसके हिस्से का प्रॉफिट क्या बता रहे हैं? 90,000 रुपये। तो भैया ऑडिट करा लो, ऑडिट में पता पड़ जाएगा कितना है, तो रिटायरमेंट के। और डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके घर वाले, तो हम मैं फॉर एग्जांपल हम 5-6 पार्टनर हैं, ठीक है। हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास अच्छा खासा बहुत अच्छी कंपनी थी, ठीक है, प्रॉफिट था 1,00,000 रुपये का। अब वो एक पार्टनर की डेथ हो गई तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करके हमने प्रॉफिट दिखा दिया 50,000 का। क्यों? क्योंकि उसमें से उसको हिस्सा भी देना है, क्योंकि डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अब उसके जो घर वाले हैं, जो पार्टनर थे उसके घर वाले हैं, वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होगा, उसमें दिख जाएगा भाई 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट था, उसमें से डेथ हो गई उसके पार्टनर को, तो उसके पार्टनर का हिस्सा उसको मिल जाएगा, उसके घर वालों को मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा और जूम में, अब ठीक है, ओके। अब आपको क्लियरली चीज़, ठीक है सर, ओके। फिर तीसरा पॉइंट क्या था भाई? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद द एम्प्लॉय, क्रेडिटर और डेटर। कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो गया है, एम्प्लॉयर मान नहीं रहा है, और क्रेडिटर नहीं मान रहा, डेटर नहीं मान रहा, कितना पैसा लेना है, कितना देना है, तो ऑडिट करा लो, ठीक है। तो ऑडिटेड का बेनिफिट है ये। और फॉर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन वगैरह लेना है किसी से, तो अपने को ऑडिटेड बैलेंस शीट P&L देख के सामने वाला भरोसा कर लेगा। फिर यूज़ ऑफ या फिर एडवांटेजेस बताओ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैंने क्या किया, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसको मैंने ऑडिट करा लिया। मतलब नॉन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटेड, मतलब नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या है कि मैंने खुद ने अपनी इच्छा से ऑडिट करा ली हमारे
बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है? तो बोला गया सोल प्रोप्राइटर अगर मैं हूँ, सोल प्रोप्राइटर है और मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का अपनी इच्छा से क्या करा लिया, अपन ने ऑडिट करा लिया, ठीक है। तो ये आएगा सेम चीज़ पॉइंट है, सिंपल से पॉइंट है। हेल्प इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई तो डिस्प्यूट को सेटल करने में काम आएगा। हेल्पफुल इन गेटिंग लोन या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन या फिर आउटसाइडर, वहाँ से अपने को लोन लेने में भी फायदा रहेगा। बैंक तुम्हें कब लोन देगा, जब तुम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओगे, सिंपल है, ठीक है। कीप मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर मोरल चेक रख सकते हैं। अगर तुम एक पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई और अदर हो, तो बोला गया सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, मैंने तुमको समझा दिया गया ऊपर ही। फिर दूसरी चीज़ है लोन वगैरह लेने में। फिर तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशन। फिर स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर क्या होता है? एक स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है एक पार्टनर है, तो वो क्या, उसके बहुत सारे धंधे थे, तो उसने क्या किया, क्या उसने मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, उसने मेरे को सिर्फ पैसा दे रखा, वो काम वाम नहीं देखता, वो सिर्फ प्रॉफिट लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा देता है अपने को इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब हमारी कंपनी सॉरी हमारी पार्टनरशिप में पैसा देता है, और वो सिर्फ आखिरी में प्रॉफिट लेके चला जाता है। उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। वो हमारे साथ काम नहीं करेगा, सॉरी ये वो हमारे साथ काम नहीं करेगा, पैसा देगा, चुपचाप स्लीप करेगा, मतलब चला जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा और अंत में आके प्रॉफिट लेके जाएगा, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और माइनर पार्टनर क्या बोलते हैं, छोटा है, 18 साल से नीचे है, तो उसने क्या इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल उसके पिताजी थे, उनकी डेथ हो गई, तो 1 लाख रुपए उनने हमारी पार्टनरशिप में दे रखा, ठीक है। अब उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उसका बच्चा माइनर पार्टनर आके उनकी पोजीशन ले सकता है, लेकिन माइनर पार्टनर काम वगैरह नहीं करता, वो एक नाम का पार्टनर हुआ, तो उसको क्या हो जाएगा, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसको क्या पता बैलेंस शीट P&L कैसे होते हैं, कैसे काम चलते, तो ऑडिट करा लो, विश्वास रहता है, बस सिंपल है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए उनका इंटरेस्ट, बस, ठीक है, इतना याद रखना। फिर अपने को ऑब्जेक्टिव वाइज है, ऑब्जेक्टिव वाइज में भी ऑब्जेक्टिव वाइज नाम तो याद नहीं रखना, इंटरनल ऑडिट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो अपने को 3 पॉइंट ये चेप देना है, या फिर MCQ वगैरह में पूछे तो 3 पॉइंट चेपना है। इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। इंटरनल ऑडिट का मतलब ऑडिट ऑफ ऑपरेशन और फंक्शन ऑफ द एंटिटी। अब सर इंटरनल ऑडिट का सिंपल सा मेन मतलब क्या होता है, देखो कंपनी चल रही है, रिलायंस है, ठीक है, अंबानी जी के हज़ारों 10,000 पेट्रोल पंप होंगे, 1000 तुम्हारी ब्रांचेस होंगी, एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, कंपनी का ऑपरेशन कैसे आ रहा है, कि भाई प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट किस तरीके से कंपनी के पास पहुंचता है, कैश आ रहा है, कैश को बैंक अकाउंट में कब डिपॉजिट कर रहे हो, किस तरीके से काम हो रहा है, फ्रॉड एरर तो नहीं हो रहा है, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक चोरी तो नहीं कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ें। तो कंपनी के सारे ऑपरेशन अच्छे से चलते रहें, इसलिए हम कराते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर 3 पॉइंट्स इनको याद रखो, कि MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तो ये अपने को मीनिंग लिखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है ऑडिट ऑफ ऑपरेशन और फंक्शंस ऑफ द एंटिटी। ऑडिट करना है किस चीज़ का, कंपनी के ऑपरेशंस जो होते हैं, भाई रॉ मटेरियल आया, फिर उसको क्या मैन्युफैक्चर किया गया, फिर उसको स्टोर्स में रखा गया, फिर उसको बेचा गया, पूरी प्रोसेस में फ्रॉड एरर ऐसा ना हो, कॉस्ट ज़्यादा ना लग रही हो, लेबर अच्छे से काम करे, ये सब चीज़ें, इसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट करना, ठीक है। ऑडिट ऑफ ऑपरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एंटिटी, एक पॉइंट याद रखो, इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस एज वेल एज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी। मतलब फाइनेंस की चीज़ों से भी देखेंगे, पैसे से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। पॉलिसीज कैसे देखेंगे सर, पॉलिसी है भाई कि तुमको सिगरेट नहीं पीना है, हमारी कंपनी में पेट्रोल पंप पे तुम सिगरेट पी रहे हो तो भाई एक दिन नुकसान हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है। पॉलिसी ये है कि हमारा जो एम्प्लॉई है सुबह 8 बजे आना ही चाहिए, मतलब पूरे सुबह 8 बजे आना चाहिए, शाम को 10 बजे जाना चाहिए, दैट मीन्स 12 घंटे काम करना ही है, तो ये पॉलिसी है। लेकिन वो पॉलिसी में क्या करते, सुबह 8 पे आते, टाइम पास करते रहते, काम वाम नहीं करते, तो पॉलिसीज प्रोसीजर्स को भी चेक करना है, तो अपने को इंटरनल ऑडिट करा लो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है इट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लाइंसेस। इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लाइंसेस, रूल रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लॉ के रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई करते हो कि नहीं करते हो, 3 पॉइंट अपने को दिमाग में रखने होंगे इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है सर। फिर होता है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, ये सिर्फ MCQ के लिए है बस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, क्वालिफाइड ऑडिटर, एक क्वालिफाइड ऑडिटर होगा जो कि क्या करेगा, चेकिंग करेगा। सर ये नॉर्मल से ऑडिट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, कोई भी एंटिटी में कोई हूँ, मैं चाहता हूँ यार एक ऑडिट करा लो हमारे पैसे से रिलेटेड, ठीक है, हमारी बैलेंस शीट P&L सही है कि नहीं, एक ऑडिट करा लो सिंपली। तो क्या बोला गया, इट इज़ कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर। क्वालिफाइड ऑडिटर होगा, CA वगैरह होगा, क्वालिफिकेशन उसकी है, CA में वो आके ऑडिट करे, ठीक है। क्वालिफाइड ऑडिटर आएगा, वो ऑडिट कर देगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है वो अपना कमेंट देगा, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, फेयर है कि नहीं, उस पर कमेंट दे देगा। ये 2 चीज़ें तुम्हें याद रख, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर और इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू
कमेंट ऑन दी ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑन दी फाइनेंशियल स्टेट। बस इतना याद रखना है। फिर तीसरा है पीरियोडिसिटी वाइज। पीरियोडिसिटी वाइज में अपने को एमसीक्यू के लिए याद रखना है क्या, एक होता है पीरियोडिकल ऑडिट और बोल सकते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट मतलब पूरे साल भर का ऑडिट इकट्ठा बैठ के कर रहा है, ठीक है। इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तब जाके हम ऑडिट करेंगे, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल ऑडिट, ठीक है, या फिर फाइनल ऑडिट। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव क्यों सर, देखो पूरे साल तुमने तुम्हारी ट्रांजेक्शन होते रहे, उसके बाद तुमने 10 दिन 20 दिन लगा के तुमने ऑडिट करके चेक किया, मतलब तुम्हें 20 दिन के अंदर अंदर तुमने कितना पैसा लिया होगा उतना ही 20 दिन का पैसा लिया होगा तुमने, ठीक है, 1 लाख 2 लाख, ठीक है। इसको क्या बोला गया, कॉस्ट इफेक्टिव है। पूरे साल भर का काम था, उसने फटाफट एक साथ आके काम कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम में काम कर देगा। लेकिन जो एरर्स और फ्रॉड्स होंगे आर फाउंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें एरर्स और फ्रॉड देखेंगे, किसी ने हमारा एरर किया, किसी ने कुछ फ्रॉड किया गया, ठीक है, और एम्प्लॉय था 3 महीने काम किया, फ्रॉड करके भाग गया, लेकिन हमको ईयर एंड के बाद हमने ऑडिट कराया, जब पता पड़ा कि भैया कुछ फ्रॉड था, वो तो भाग गया, आप उसको कैसे पकड़ोगे, तो इसमें एक गलती है, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये 2 पॉइंट अपने को याद रखना, ठीक है। फिर आता है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है हमारा अप्रैल से लेके हमारा मार्च तक, हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर जाने वाला है, तो बीच में 3 महीने 6 महीने का हमने ऑडिट करा लिया, 2 महीने का ऑडिट करा लिया, 15 मिनट का 15 दिन का ऑडिट करा लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। तो फाइनेंशियल ईयर के बीचों बीच में कराया जाता है, ठीक है। तो इट इज कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट मतलब हो गया कि 2 ऑडिट, एक यहाँ पे हो गए, तो बता देता हूँ कैसे, कि देखो अप्रैल 22, अप्रैल 22 से लेके मार्च 23, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, ठीक है। फिर आएगा अप्रैल 23 से लेके टू मार्च 24, ये एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सिंपल है, 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए। तो उन्होंने बोला था एक ऑडिट यहाँ पे होता है पूरे साल भर का, फाइनल ऑडिट, फिर एक फाइनल ऑडिट यहाँ पे होगा मार्च में जाके, मार्च 23 में एक ऑडिट होगा पूरे साल भर का, और यहाँ पे अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक का यहाँ पे ऑडिट होगा। तो उन्होंने बोला कि दो जो एनुअल ऑडिट के बीचों बीच कर दो, बीच में कभी भी आप ऑडिट कर लो 3 महीने 6 महीने का, तो उसको बोलेंगे इंटरिम ऑडिट। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बोला गया कि इट इज कंडक्टेड विदिन 2 एनुअल ऑडिट, 2 एनुअल ऑडिट हुए थे ना, इसके बीचों बीच ऑडिट होता है, इसको इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। और इट इज़ फॉर स्पेसिफिक पीरियड, इट इज़ कंडक्टेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, क्वार्टरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो, या फिर 1 महीने का भी आप ले सकते, ठीक है। पहले फिर जाता हूँ मैं, कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। कंटिन्यूस ऑडिट में अपने को ये लर्न करना है। इंटरिम ऑडिट एमसीक्यू के लिए था, ठीक है, और पीरियोडिकल ऑडिट भी हमारे एमजी, ओके, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब है पूरे साल भर चलेगा, डे 1 से स्टार्ट होगा, पूरे साल भर चलेगा। इट इज कंडक्टेड, ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, पूरे साल भर चलेगा, ओके। टेस्टिंग 100% ऑफ ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं, एक एक एंट्री को, कि भाई तुमने जो ट्रांजेक्शन किया गलत तो नहीं है, सेल अगर तुमने 1 लाख की तो 1 लाख की डाली कि नहीं डाली, वो हमारे P&L में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एरर्स और रेगुलरिटीज इरेगुलरिटीज जो होंगी आर डिटेक्टेड इन एडवांसेस, ठीक है, कोई भी गलती करते तुरंत पकड़ी जाएगी। अकाउंटेंट ने 1 लाख की सेल को 10 लाख लिखा तो तुरंत ऑडिटर ने पकड़ा, तुरंत उसको सही किया। तो एरर्स और रेगुलरिटीज, तो इरेगुलरिटीज तुरंत दिखती चली जाएंगी। फिर लास्ट में टाइमली फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, ये जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि देखो अप्रैल टू मार्च तुम काम करो, उसके बाद ऑडिट होगा, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज होंगे अप्रैल मई जून में, मतलब अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू अप्रैल 22 से मार्च 23 तक तुम्हारा एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो 31 मार्च 23 को तुम्हारे सारे ट्रांजेक्शन क्लोज हुआ। अब बुक्स ऑफ अकाउंट 2 महीने के बाद हम लोग एंड करते, क्योंकि ये होता है, जनरली होता है कि कोई काम है बहुत डिले चलते धीरे धीरे करते हैं। जब रिक्वायरमेंट है ITR फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, 31 जुलाई को लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होंगे, बनेंगे, एकदम से नहीं बनाएंगे, वो धीरे चलता है, धीरे धीरे काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कंटिन्यूस ऑडिट होगा तो तुरंत 31 मार्च को तुमने, मतलब 31 मार्च तक तुमने सारे ट्रांजेक्शन किए, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 5 अप्रैल तक तुम पूरा अपने अकाउंट्स को फाइनल कर लोगे, क्योंकि फिर से ये कंटिन्यूस ऑडिट चल ही रहा है, क्योंकि ऑडिटर हमारा ऑडिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो कंटिन्यूस ऑडिट में ये चीज़ है कि भैया टाइमली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये याद कर लेना, ठीक है। और ये कि लिमिटेड रिव्यू, ये सिर्फ MCQ के लिए, ठीक है। पर लिमिटेड रिव्यू का मतलब क्या, तुम कभी स्टॉक एक्सचेंज देखना, स्टॉक एक्सचेंज मतलब अगर तुमने कभी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो तुम्हें पता होगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है सर, थोड़ा सा डेप्थ में बताता हूँ, प्रैक्टिकल जिंदगी, कोई भी कंपनी है,
अगर उसको पैसा चाहिए, सबसे पहले अपने गाँव वालों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, यहाँ वहाँ से पैसा उठाते, बैंक से उठा लेते। अब सर और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर हो गया, अब यहाँ से हम रजिस्टर होगा, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, यहाँ से हम जनरल पब्लिक से पैसा उठाएंगे। क्या करेंगे, जनरल पब्लिक से पैसा उठाएंगे। जैसे आईपीओ तुमने ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो पहली बार पैसा उठाती कंपनी, ठीक है। फिर आता है फर्दर पब्लिक ऑफर, फिर से पैसा उठाती है। पैसा लिया तो तुमको शेयर्स दे देती है कंपनी, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर किया तो कंपनी ने मार्केट से पैसा उठा लिया, 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जितना उठाना उतना उठाती है, और बदले में शेयर दे देती है। शेयर का मतलब कागज़ का टुकड़ा तुमको दे देती है। आजकल ऑनलाइन हो गया, तो डीमेट फॉर्मेट मतलब मोबाइल में दिखता है, हाँ भाई 1 शेयर लिया, 2 शेयर लिया, 3 शेयर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना पैसा लगाते हो उतने शेयर्स तुमको उस हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। तो कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी अपना कामकाज कर रही है। अब तुमने या फिर मेरे जैसे लोगों ने क्या क्या पैसा लगाया हुआ है, कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही, किस तरीके से काम कर रही, कुछ भी नहीं पता है कि नहीं। तो कंपनी का रूल बना दिया गया, लॉ ने बोला गया है, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने बोला गया है कि बेटा तुम्हें लिमिटेड रिव्यू देना होगा। लिमिटेड रिव्यू का मतलब कंपनी ने पैसा उठाया, ठीक है सर, उठाया हुआ है जनरल पब्लिक से, तो अपने को सबमिट करो क्या, क्वार्टरली, हर क्वार्टर पे जितना तुमने काम किया वो सबमिट करो अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ईयर टू डेट समझा रहा हूँ क्या होता है। और एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट टू स्टॉक एक्सचेंज को तुमको सब चीज़ें सबमिट करना होगा। क्वार्टर पे करो, हर क्वार्टर पे करना है, ईयर टू डेट पे करना है, और बैलेंस पूरे साल भर का करना है, ठीक है। जब तुम ये जो लिमिटेड रिव्यू दोगे, ये ऑडिटेड भी हो सकता है, अनऑडिटेड भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं हर 3 महीने में ऑडिट कराऊँ। मेरा जो ऑडिट होगा फाइनेंशियल ईयर में एंड होने के बाद होगा, जो हमारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वो ईयर एंड पे ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि हर 3 महीने में मेरा ऑडिट हो, ठीक है। अब मेरा क्या रह गया था, ईयर टू डेट क्या होता है, मैं समझा क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज़ है, आपको क्या करना है, अप्रैल, मई और जून, अप्रैल मई जून, उन्होंने बोला कि आपको क्वार्टरली क्या देना है, आपको क्वार्टरली अपने को रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिपोर्ट देना है, मतलब लिमिटेड रिव्यू, एलआर बोलते हैं इसको, लिमिटेड रिव्यू देना है, अप्रैल मई जून। फिर क्या जाएगा, ये क्वार्टर 1 है, अप्रैल मई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर 2 है। तुम यहाँ पे खड़े हो, अप्रैल में जून का, जुलाई में अप्रैल में जून का तुम एक रिपोर्ट दे दो। फिर जुलाई होगा सितंबर का, तो रिपोर्ट नंबर दूसरी वाली रिपोर्ट दे दो, ठीक है। तुम क्वार्टर रिपोर्ट तो दोगे, प्लस तुम सितंबर में खड़े हुए हो ना, तो इन्होंने बोला है ईयर टू डेट रिपोर्ट देना। ईयर टू डेट का मतलब है यहाँ से अप्रैल से लेकर यहाँ तक की पूरी रिपोर्ट दो, तो सितंबर तक की, ठीक है, पूरा ऐड करके। फिर उसके बाद क्या बोला गया, इसको बोलते हैं ईयर टू डेट रिपोर्ट। फिर उसके बाद क्या, तीसरा क्वार्टर आएगा, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक क्वार्टर 3 है। तो यहाँ पे तुम एक क्वार्टरली रिपोर्ट तो दोगे, क्वार्टर रिपोर्ट नंबर 3, क्वार्टर की रिपोर्ट तो तुम दोगे। इसके साथ तुम अब यहाँ पे खड़े हो ना, पूरे ईयर से, स्टार्टिंग से अप्रैल से लेके अभी तक की सारी दिसंबर तक की ईयर टू ईयर टू डेट पूरी की पूरी रिपोर्ट दो। इसको बोलते हैं ईयर टू डेट रिपोर्ट देना, ठीक है। अभी तुम जहाँ पे जिस क्वार्टर की रिपोर्ट दे रहे हो, तो पिछले जहाँ से तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके अभी तक की रिपोर्ट दे दो। इसको बोलते हैं ईयर टू डेट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, कंपनी शेल सबमिट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। तुम जब, क्यों अनऑडिटेड क्यों देना है सर, देखो क्वार्टरली तुम दे रहे हो तो अनऑडिटेड दे सकते हो, लेकिन जो पूरे साल भर की दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तुम दोगे, एनुअल जो रिजल्ट दोगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तुम सबमिट करोगे, तो वो तुम्हारे ऑडिटेड होना, ठीक है सर। फिर आता है हमारा स्कोप वाइज में बोला गया, स्कोप वाइज नाम याद मत रखो, बस एमसीक्यू के लिए इसके अंदर का कंटेंट याद रखो। होगा कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का मतलब है नो स्पेसिफिक लिमिट बाय मैनेजमेंट ऑन ऑडिट, ऑडिटर चेक ऑल दी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब कंप्लीट ऑडिट मतलब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। फिर होता है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट का मतलब है कि स्पेसिफिक चीज़ों को चेक करना, मतलब जैसे एक एसेट चेक करना है, 1 करोड़ की हमारी बिल्डिंग है तो सिर्फ उसी को चेक करना है, या फिर हमारी गुडविल है उसको चेक करना है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। फिर है डिटेल्ड ऑडिट। डिटेल्ड ऑडिट का मतलब है ऑडिट इन डेप्थ में अपने को ऑडिट करना है। इनको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए आपसे पूछा जा सकता है डिटेल्ड ऑडिट के अंदर क्या होता है। तो तुम्हारे एमसीक्यू में लिखा होगा ऑडिट इन डेप्थ में करना है, तो इस पर टिक लगाना है, ठीक है। डेप्थ में ऑडिट करना है, हर एक चीज़ को चेक करना है, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना है कि भाई 1 लाख की सेल है, तुमने हमने टैली जो सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसे भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तुमने ट्रांजेक्शन को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, सेल लिखी, तो सेल तुम्हारी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करती है कि नहीं, बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रही है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखो। और जो सेल तुम्हारी 1 लाख रुपए की, ये सेल्स का इनवॉइस इशू किया कि नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट चेक करो कि भैया पैसा आया कि नहीं, हर एक ट्रांजेक्शन को डेप्थ में चेक करने को बोलते हैं डिटेल्ड ऑडिट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, चेक करते हैं ऑडिटर ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम
अकॉर्डिंग जिस दिन तुमने जनरल एंट्री मारी उस दिन से टिल द फाइनल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इफेक्ट आने वाला है वो इफेक्ट आया कि नहीं आया, वहाँ तक सारी चीज़ों को चेक करते हैं। इसको बोलते हैं हम डिटेल्ड ऑडिट। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा छोटा सा पोर्शन तो अभी बाकी है। ठीक है, चलिए अब हम हमारी क्लास को आज एंड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट तक की हमारी वीडियो चली गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता। 2 घंटे 2.5 घंटे की डाल दूंगा तो मैं टेंशन हो जाएगी इतना कैसे पढ़ें। धीरे धीरे 1 घंटा सवा घंटा या फिर 50-60 मिनट्स तक की वीडियो डाल दूंगा, आपका भी काम होता रहेगा। ठीक है, यहाँ कंप्लीट करके देखो कितना सा पोर्शन बचा, ये वाला सब्जेक्ट मैटर वाइज पढ़ के, ये 2 पेज पढ़ के यहाँ पे अपने बच्चे आप अपना नोट्स लिख बना सकते हो। आप छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे आप नोट्स वोट्स बना के कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 सर सिर्फ इतना सा है, 10 मिनट में हो जाएगा। ऐसे इसके बारे में बात करूँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कल के लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करके हमारा चैप्टर 2 हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 7 पे डायरेक्टली जाएंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो मेरा नंबर आपके पास है 7999931761, डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी मिल जाएगा, वहाँ से कंप्लीट करो। और एक चीज़ ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। और तीसरी चीज़ शेयर ज़रूर करना, तुम्हारा भला तुम्हारे दोस्त का भी भला हो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।